कहाँ तक हुआ था? मैंने आपको बदला करा दिया था ना। यस सर। ब्लू चिप्स हो गया था, बीटा भी हो गया था, बिड हो गया था, ब्रोकरेज फर्म हो सर गया था। लास्ट बायर से। ओके। देखिए बायर, द ट्रेडिंग मेंबर हु हैज़ प्लेस्ड द ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग मेंबर जो सौदा डालता है परचेज करने के लिए, अगर किसी को शेयर या डिबेंचर्स वगैरह खरीदना ऑनलाइन, तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा ना, तो उस मेंबर को हम क्या कहेंगे? बायर, ट्रेडिंग मेंबर को। अंडरस्टूड? यस सर। कॉल ऑप्शन देखिएगा, एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू द इन्वेस्टर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई अ पर्टिकुलर स्टॉक एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, तो उसे हम कॉल ऑप्शन कहेंगे। देखिएगा, बोल रहा है कोई भी राइट जो ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता, मतलब जिसको ये राइट दिया गया है वो चाहे तो इसे एक्सरसाइज करे चाहे ना एक्सरसाइज करे, टू बाई अ पर्टिकुलर स्टॉक एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, उसे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने का राइट दिया जाएगा, राइट, ऑब्लिगेशन नहीं। तो वैसे केस में हम उसे कहेंगे कॉल ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे समझिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने आज सपोज 3 अक्टूबर को एक उनको ऑप्शन दिया गया कि वो चाहे तो विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वो राइट, उनको राइट मिलेगा, राइट टू बाई सपोज 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट ₹300 ईच। तो वो चाहे तो 2 साल के अंदर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ₹300 पर शेयर में, प्राइस पहले ही तय हो जाएगा। अब उनको खरीदना या नहीं खरीदना उनकी मर्जी, उन्हें कॉल ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और ठीक इसका उल्टा होता है पुट ऑप्शन, उसमें इन्वेस्टर को राइट टू सेल देते हैं, मतलब वो चाहे तो बेच सकता है कंपनी को एक सर्टेन शेयर, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, सर्टेन प्राइस पर विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो उसे हम कहेंगे पुट ऑप्शन। तो एक बात दिमाग में बैठा लो, कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू बाई और पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल द सिक्योरिटी, शेयर और अदर सिक्योरिटीज। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हुज कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर। देखना ध्यान से, एसेट्स में हम अगर हम एसेट्स को खरीदेंगे तो वैसे सिचुएशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, मतलब पैसा लगेगा एक साथ लमसम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, और उससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा होगा। हुज कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड 1 ईयर, यानी उसकी वजह से हमें जो कैश फ्लो होगा, इनकम होगा, वो मोर देन 1 ईयर होगा। तो वैसे सिचुएशन में इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल बजटिंग। पूरा का पूरा ये प्रैक्टिकल चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे सीए इंटर में भी और सीए फाइनल में भी। इसको बोलते हैं कैपेक्स डिसीजन, CAPEX डिसीजंस। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल, CAP कैप से, और EX का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि आज हमारे पास पॉकेट से क्या जाएगा, कितना पैसा जाएगा, और फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट होगा उसका आज का वैल्यू क्या है। अगर बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है जो कॉस्ट आज लग रहा है उससे, तो हम उस एसेट को परचेज करेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो कैपिटल बजटिंग में आप एक ही चीज़ याद रखिए, एक ऐसा प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स जिसका कैश फ्लो हमें बियॉन्ड 1 ईयर जो है मिलने वाला है, कैश इनफ्लो बियॉन्ड 1 ईयर होने वाला है। ओके।
अगला टॉपिक कैपिटल Yes. गेन यील्ड. द कैपिटल गेन ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस. कैपिटल गेन जो हमें हुआ है डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस, मतलब मान लो एक असेट का ओपनिंग प्राइस है 10 लाख और अभी का प्राइस हो गया है 16 लाख, तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ है 6 लाख. इसको बोलते हैं कैपिटल गेन. और बिगिनिंग प्राइस कितना है 10 लाख. तो 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो 60% का हम बोलेंगे कैपिटल गेन यील्ड है. मतलब उस कैपिटल एप्रिसिएशन को हम जब परसेंटेज में निकालते हैं तो उसको कैपिटल गेन यील्ड बोलते हैं. और परसेंटेज में निकालने के लिए बिगिनिंग प्राइस से डिवाइड करते हैं जितना का गेन हमें हुआ है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल मार्केट, द फिनेंशियल मार्केट फॉर स्टॉक एंड फॉर इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म डेब्ट. बोल रहा है कि फिनेंशियल मार्केट जो स्टॉक और एंड फॉर इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्या स्टॉक और डेप्ट मार्केट को मिलाएंगे तो उसको फिनेंशियल मार्केट बोलते हैं. देखो शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर नहीं बिकता, आप डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, आपकी मर्जी. वो आपको मिल सकता है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं कस्टमर बनकर, रजिस्ट्रेशन करके, बायर बनकर. तो कैपिटल मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहां पर स्टॉक एज वेल एज लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट डेप्ट अवेलेबल हो खरीदने और बेचने के लिए. कैश बजट क्या होता है? अ टेबल शोइंग कैश फ्लोज फॉर ए फर्म ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड. ये कैश अकाउंट का एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन होता है, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, ऐसा बोल सकते हो, ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड पीरियड. मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में जनरली ये कैश बजट शॉर्ट टर्म बनता है, नेक्स्ट 3 महीने का, नेक्स्ट 6 महीने का, अगले महीने का, इस तरह से कैश बजट बनता है कॉलमनर फॉर्म में. यानी मंथ वाइज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इन 6 महीनों में हम ये निकालते हैं कि कितना कैश आएगा हमारे पास और कहाँ कहाँ कैश जाएगा. इसको बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा कैश फ्लो पर कंट्रोल पहले से बेहतर हो सकता है. ये अगर हमें पता हो कि हाँ इस महीने हमें इतना पेमेंट करना है, इस पार्टी को पेमेंट करना है, इस पर्पज़ के लिए पेमेंट करना है, तो हमें ये भी फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो फंड आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ फंड. तो कैश का आना और कैश का जाना ये कैश बजट रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है? Yes, sir. सीए इंटरमीडिएट में ये भी आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है प्रैक्टिकली, कि कैसे कैश बजट बनाया जाता है. कैपिटल बस्टिंग भी प्रैक्टिकल चैप्टर है, कैश बजट बनाना भी एक प्रैक्टिकल चैप्टर है. अगला पीरियड, करंट क्रेडिट पीरियड, द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच क्रेडिट इज ग्रांटेड. बहुत आसान, डेटर को जो हम टाइम अलाउ करते हैं कि 2 महीने तुमको हम पेमेंट के लिए दे रहे हैं, तो वो 2 महीना है क्रेडिट पीरियड. अगला है क्लोजिंग प्राइस. ये भी आसान है, द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ ए ट्रेडिंग डे. बोल रहे ट्रेडिंग प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ ए ट्रेडिंग डे, आखिरी ट्रेडिंग जिस रेट पर हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग, लास्ट ट्रेडिंग जिस प्राइस पर हुआ है उसे हम कहेंगे क्लोजिंग प्राइस. बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, द बेस प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इज कैलकुलेटेड. जो आज का क्लोजिंग प्राइस होगा शेयर मार्केट में, वही अगले दिन का बिगिनिंग प्राइस होगा. ओके? Yes, sir. कमर्शियल पेपर, unsecured short-term promissory notes of large firms usually issued on denomination of 1 lakh rupees or more or having an interest rate somewhat below the prime of lending rate. प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं, PLR, प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक. सुनो ये क्या होता है, जनरली ये शॉर्ट टर्म लोन होता है. अगर कंपनियों को ये लोन चाहिए कमर्शियल पेपर के रूप में, तो उन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये लोन जो है ना इशू किया जा सकता है और पब्लिक इसमें पैसा लगा सकती है. लेकिन मिनिमम कितना लिख रहा है डिनोमिनेशन, 1 लाख रुपीज़ और मोर. और इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है जनरली कमर्शियल बैंक के प्राइम लेंडिंग रेट से कम होता है. अब ये प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है, ध्यान से समझना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ. PLR, प्राइम लेंडिंग रेट, is usually the interest rate at which banks
लेंड टू कस्टमर विथ गुड क्रेडिट, यानी अच्छे कस्टमर्स को बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है उसे प्राइम लेंडिंग रेट बोलते हैं। अच्छे कस्टमर्स को जिनका रेपुटेशन है मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम रहेगा कंपैरेटिवली। बोलो। Yes, sir. तो Yes. कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जो कंपनियां लेती हैं, ये लोन लेती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए, जनरली ये 1 लाख या उससे ज़्यादा के डिनोमिनेशन में होता है, और इंटरेस्ट रेट बैंकों के प्राइम लेंडिंग रेट से थोड़ा कम होता है। इसमें बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम इंटरेस्ट रेट होगा इसमें। ओके। Yes, sir. कमोडिटीज, देखो अगला टॉपिक, कमोडिटीज, प्रोडक्ट यूज फॉर कॉमर्स that are traded on a separate authorized commodities platform. Commodities include agriculture products and natural resources also. मतलब जो एक ऑथोराइज्ड कमोडिटी प्लेटफॉर्म में अगर जिनको ट्रेडिंग किया जाता है उन प्रोडक्ट को कमोडिटीज कहते हैं। और वो क्या है, ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म क्या है, एक सेकेंड देखिएगा। वो ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दूंगा मैं, MCX है वो। क्या है? MCX. जैसे आप देखेंगे स्टॉक मार्केट होता है ना, BSE NSE, वैसे कमोडिटीज के लिए कमोडिटी मार्केट होता है, ऑनलाइन मार्केट, MCX बोलते हैं उसको। और MCX में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन। जैसे एग्जांपल मैं लिखा दो सकता हूँ, एग्जांपल जैसे मेटल, एनर्जी, उसके बाद एग्रीकल्चर आइटम। MCX का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है MCX लिमिटेड। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में BSE लिमिटेड या NSE लिमिटेड होती है, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो कि ये ऑप्शन अवेलेबल कराती है कि बायर सेलर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल सकें और बहुत सारे कमोडिटीज़ में सेल परचेज कर सकें। जैसे मेटल का एग्जांपल दूंगा तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकेल, ये सब आइटम्स हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस की ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। एग्रीकल्चर आइटम में राइस, कॉटन, शुगर, टर्मरिक यानी हल्दी, लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स, इन सब की ट्रेडिंग हो सकती है एग्रीकल्चर मार्केट में। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एक तरह से। तो सुनो, कमोडिटीज में क्या होता है, फिर से पढ़ा रहा हूँ। प्रोडक्ट यूज फॉर कॉमर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन ए सेपरेट ऑथराइज्ड कमोडिटीज प्लेटफॉर्म, जिसका क्या नाम है, MCX। उस प्लेटफॉर्म में हम प्रोडक्ट्स की खरीद बेच कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट जनरली होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, मेटल्स, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो ऑनलाइन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब खरीद और बेच सकते हैं। समझ गए क्या है कमोडिटीज? Yes. अगला है कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। देखिएगा, अ सिक्योरिटी यानी बॉन्ड, डिबेंचर या प्रेफर्ड स्टॉक by an issuer that can be converted into other securities of that issuer are known as convertible securities। जैसे इसको बोलते हैं PCD या FCD, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के। मतलब कंपनी ने इनिशियली डिबेंचर इशू किया, लेकिन ऑप्शन दे दिया है कि 2-3 साल बाद या 4 साल बाद ये कंपनी के इक्विटी शेयर में या तो पार्टली कन्वर्ट हो जाएंगे या पूरी तरह से। अगर पार्टली कन्वर्ट होंगे तो एक हिस्सा का कंपनी रिपेमेंट कर देगी वापस, और एक हिस्सा को शेयर में कन्वर्ट कर देगी। अगर फुल्ली कन्वर्टेबल हैं तो पूरे के पूरे वो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। कन्वर्जन यूजुअली अकर्स एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, लेकिन उसमें चॉइस मिलेगा होल्डर्स को, वो चाहे तो शेयर ले सकते हैं, चाहे तो अपना पूरा पैसा भी वापस ले सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्शन के साथ। द कन्वर्जन यूजुअली अकर्स एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर बट इट में अकर एट द ऑप्शन ऑफ द इशूअर। इसका क्या मतलब है, सुनो, कन्वर्जन करना है कि नहीं करना है, कन्वर्जन का जो डिसीजन है वो होल्डर लेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है।
डिसीजन ऑफ कन्वर्जन will be taken by होल्डर, बाय द होल्डर। होल्डर मतलब जिसके पास वो डिवेंचर है, वो डिसाइड करेगा कि उसे चाहिए कि नहीं चाहिए, एफसीड मतलब शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन इट में अकर एट द ऑप्शन ऑफ द इशूअर, मतलब टाइमिंग क्या होगा, कब उसे शेयर में कन्वर्ट करना है, ये इशूअर तय करेगा, मतलब कंपनी तय करेगी जनरली। टाइम ऑफ अकरेंस, मैं अकरेंस एट द टाइम ऑफ इशूअर का मतलब है, यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका मतलब है टाइम ऑफ अकरेंस विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। जनरली क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कंपनी ने बोल दिया कि 4 साल के बाद आपको शेयर मिल जाएगा, मतलब मिल सकता है, शेयर में कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन 4 साल के बाद कब करना है ये कंपनी तय करती है। वो लाती है ऑप्शन, लाती है कि आप चाहें तो अब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपना पैसा भी ले सकते हैं। उसके बाद जो होल्डर है वो ये तय करता है कि उसे पैसे चाहिए कि उसको शेयर चाहिए, वो उनको तय करना है। जबरदस्ती शेयर नहीं दिया जा सकता। अंडरस्टूड, बोलो। Yes, Yes. sir. तो ये था कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। अगला टॉपिक है कंसोलिडेशन, business combination of two or more entities that occurs when the entities transfer all their net asset to a new entity created for that purpose। इसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसका दूसरा नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन, एक सेकेंड, हाँ। इसमें क्या होता है, जैसे ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, नई कंपनी बना लिया सी लिमिटेड, तो सी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज चले जाएंगे। इसको भी बोलते हैं बिजनेस कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। या ए लिमिटेड को ही एक एग्जिस्टिंग कंपनी बी लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, पहले ए लिमिटेड थी, वो पूरी तरह से बी लिमिटेड में जाके मर्ज हो गई, तो इसको भी बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। मर्जर एक्विजिशन का पार्ट है ये। तो चाहे नई कंपनी बनाओ चाहे मत बनाओ, मतलब बी लिमिटेड एक पुरानी कंपनी थी, उसने ए लिमिटेड के बिजनेस को खरीद लिया, इसको भी बिजनेस कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। समझ गए? Yes, sir. यस सर। अब जैसे क्रेडिटर है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्रेडिटर, डिबेंचर भी आप खुद पढ़ सकते हैं। अकाउंट्स में पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। डेटर्स भी आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आइए, डेप्रिसिएशन भी आप खुद करिए। अब आइए डिफेंसिव स्टॉक, ये क्या होता है? अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड, जिसमें लगातार हमें डिविडेंड मिले यानी स्टेबल अर्निंग्स, उसको बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक, मतलब बहुत सुरक्षित स्टॉक है। इनफैक्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी ये लोग रिटर्न्स हमें देते रहते हैं, यानी डिविडेंड हमें मिलता है, अर्निंग हमें होता रहता है। दैट इज इवन इन द एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, दिस कंपनीज कंटिन्यू टू पे द डिविडेंड एट ए कांस्टेंट रेट। तब भी ये कंपनियां कांस्टेंट रेट से डिविडेंड पे करती रहती हैं, इसको हम कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक। अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखिएगा ध्यान से, मतलब डिफेंसिव स्टॉक मतलब ऐसी कंपनियां जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, मतलब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इकोनॉमी बढ़े घटे, स्लो डाउन आए, मार्केट में रिसेशन आए कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसी कंपनियों के स्टॉक को कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक, और हमें उनसे लगातार अर्निंग होता रहता है। समझ गए? Yes. Yes. अगला टॉपिक डेरिवेटिव, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डेरिवेटिव। देखिएगा क्या है, अ सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। अब आपको इससे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। मैं आपको चलो समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देकर, ध्यान से सुनो। देखो मान लो एक क्रिकेट मैच होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। सपोज 1 महीने बाद जमशेदपुर में या रांची में, चलो रांची पकड़ते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है लोग जाना पसंद करेंगे कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोज टिकट का प्राइस है, टिकट का प्राइस है 1,000 रुपये पर टिकट। हाँ, अब आपको अपने दोस्तों के साथ मैच देखने जाना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जैसे काउंटर खुलता नहीं है उससे पहले इतनी भीड़ जमा हो जाती है, लोग सुबह 3-3 4-4 बजे से लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और पता चला हमारा नंबर आने के पहले ही काउंटर बंद हो गया। तो वैसे सिचुएशन में रिस्क हो जाएगा कि टिकट मिलेगा कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहेंगे कि क्यों ना पहले से जुगाड़ हो जाए टिकट का। और वैसे सिचुएशन में सपोज हमने क्या किया, अपना सोर्स इस्तेमाल किया, और जो कलेक्टर था यहाँ का, झारखंड का कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर डीसी, उससे कांटेक्ट किया और उसको बोला आप एक काम करिए, टिकट तो हमें चाहिए, पर डीसी बोलेगा मेरे पास टिकट थोड़ी ना, हम टिकट बेचते हैं क्या। तो आप बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, आप टिकट मत दीजिए, एक लेटर दे दीजिए, एक लेटर साइन करके दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि मिस्टर एक्स को 5 टिकट दे दिया जाए @1000, हजार का 5 टिकट दे दिया जाए। पैसे लेकर देंगे, लेकिन देंगे, मतलब हजार में ही मिलेगा 5 टिकट। 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, और आपको वो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर है वो टिकट दे देंगे। तो बताओ, इस लेटर के कारण आपको टिकट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी था वो क्या हुआ, बढ़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। अब ध्यान से सुनना, आपके पास अभी भी वो लेटर ही है, और डीसी ने कहा था कि जिस दिन टिकट काउंटर पे टिकट बिकना शुरू होगा, आप जाइएगा, लेटर दीजिएगा, टिकट आपको मिल जाएगा, 5,000 रुपये आपको देना होगा, 5 टिकट आपका। मैंने कहा ठीक है, डन, कम से कम टिकट तो मिलेगा, ये श्योरिटी हो गई। अब क्या हुआ, मैच का दिन नज़दीक आने लगा, मतलब दिन आगे बढ़ने लगे, और ब्लैक मार्केट में टिकट के बारे में र्यूमर्स आ रहा है कि एक एक टिकट का दाम हो गया 5-5 हज़ार रुपये। मतलब ब्लैक मार्केट में अगर किसी को चाहिए तो 5,000 रुपये दो और टिकट लो। तो वैसे सिचुएशन में आपके पास जो ये लेटर है, बताओ इसका कुछ वैल्यू हो गया कि नहीं। अब Yes, sir. आपके पास एक जो लेटर है Yes, sir. उसका वैल्यू है कि नहीं, समझो क्या वैल्यू है। मार्केट में टिकट 5,000 में मिल रहा है, एक टिकट का ओरिजिनल कॉस्ट है 1,000, तो 4,000 रुपये का पर टिकट फायदा हो रहा है, इंटू 5 टिकट, यानी कितना हो गया 20,000 रुपये। आप इसको, इस लेटर को सेल करके खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, 20,000 रुपये कमा Yes, सकते हैं कि sir. नहीं, 20,000 Yes, sir. मतलब 5,000 का तो टिकट, Yes, sir. सुनो, 5,000 का टिकट मिलेगा, लेकिन 1,000 रुपये तो टिकट का कॉस्ट भी आएगा ना। तो फाइनली 4,000 का फायदा हो रहा है ना इस लेटर से, एक टिकट पर। तो 5 टिकट पे कितने का फायदा हो रहा है हमें अभी, 20,000। 20,000. या तो हम मैच देखें 5,000 रुपये खर्च करके, या फिर हमें लगे कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो आप इसको बेच करके 20,000 रुपये नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, क्या ये लेटर अपने आप में कोई प्रोडक्ट है क्या, मतलब क्या ये लेटर कोई प्रोडक्ट है, क्या ये लेटर को लेकर के हम मैच देख पाएंगे, नहीं। मैच देखने के लिए उसको पहले टिकट में कन्वर्ट करना होगा, बोलो। Yes, sir. लेकिन समझो यहाँ पर कि वो लेटर भी एक मेरे लिए एसेट बन गया ना, और इसी एसेट को हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्योंकि उस डेरिवेटिव का जो प्राइस है, अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये डेरिवेटिव का जो प्राइस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो एक या अधिक अंडरलाइंग एसेट के कारण वो फ्लक्चुएट करेगा। अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो डेरिवेटिव का प्राइस भी बढ़ेगा, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस घटेगा, डेरिवेटिव का प्राइस भी घटेगा। मतलब अंडरलाइंग एसेट इस एग्जाम्पल में वो टिकट है, टिकट का प्राइस। तो अगर टिकट का दाम बढ़ता है ग्रे मार्केट में, तो मेरा लेटर का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मेरे लेटर का प्राइस किससे तय हो रहा है, किस कारण से मेरे लेटर का प्राइस कम या ज्यादा हो रहा है, बताओ। Derivative. नहीं, उस टिकट की वजह से, Black market ticket. टिकट के प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से मेरे लेटर का प्राइस भी फ्लक्चुएट हो रहा है, बोलो, समझ गए। Yes, sir. तो इस वजह से अगर किसी और अंडरलाइंग एसेट के प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस तय हो, तो वैसे केस में उसे हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट कहेंगे। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्सेस। यानी अब हम यहाँ पर
जो टिकट है ना उसकी जगह पर कोई भी एसेट का नाम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, एक हो गया फिजिकल शेयर जो आज की रेट में सपोज मार्केट में 3,000 रुपए में बिक रहे हैं, लेकिन मैंने खरीद लिया डेरिवेटिव मार्केट में जाकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर डेरिवेटिव मार्केट में, यानी अभी डिलीवरी नहीं मिलने वाला है, डिलीवरी पीरियड है सपोज 1 मंथ, तो वैसे सिचुएशन में अगले 1 मंथ में मेरा डेरिवेटिव का प्राइस कम होगा कि ज्यादा, ये तय होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। अगर 3,000 से वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे डेरिवेटिव का प्राइस भी क्या होगा, बोलो, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अगर रिलायंस का शेयर प्राइस गिरेगा तो मेरा डेरिवेटिव का प्राइस भी क्या होगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब आप बोलेंगे सर ये डेरिवेटिव मार्केट क्यों, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेरिवेटिव। आपको पता है सीए फाइनल में पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा इस वर्ड के लिए। डेरिवेटिव एक चैप्टर का नाम है पूरा का पूरा। तो सुनो, डेरिवेटिव मार्केट की जरूरत बहुत कारणों से पड़ती है। मैं पहला आपको रीजन दूंगा हेजिंग का, जिसके बारे में आपको मैं आगे इसी यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, देखो हेज मिला यहाँ पर। यस सर। तो सबसे पहले हम हेज करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में जा सकते हैं। हेज का मतलब है अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए। सुनो किस बात का रिस्क है, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एक गोल्ड के व्यापारी हो, तो वैसे सिचुएशन में आपको लगातार गोल्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पब्लिक को आप बेचते हो तो आपको मार्केट से खरीदना भी पड़ता है, बोलो। यस सर। अब आपको क्या डर लग रहा है, सुनो, आपको डर लग रहा है कि नियर फ्यूचर में यानी अगले 3 महीने के अंदर अंदर गोल्ड का जो प्राइस है ना वो बहुत गिरने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है, गिरने वाला है, ऐसा लग रहा है आपको, ये हिंट आ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में आपके पास जो माल है उसका प्राइस गिरने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो आप उस नुकसान से बचने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में जाके अभी गोल्ड बेच दोगे, खरीदोगे नहीं, बेच दोगे, क्योंकि आपके हिसाब से तो अभी प्राइस हाई है ना, बोलो। यस सर। अब क्या होगा, यस सर। 2-3 मंथ मान लो आपका डर सही निकला, प्राइस सच में गिर गया, आपने गोल्ड को बेचा था 52,000 पर 10 ग्राम्स में, और बाद में प्राइस हो गया 45,000 पर 10 ग्राम 3 महीने के अंदर। तो चूंकि आपने डेरिवेटिव मार्केट में बेचा था तो आपको मिलेगा मार्क टू मार्केट मार्जिन, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। समझ लो, मतलब आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसका सिंपल मीनिंग है प्रॉफिट होगा आपको। कैसे, 52,000 माइनस 45,000 यानी 7,000 पर 10 ग्राम आपको फायदा होगा, या ऐसा बोलो 700 रुपया पर ग्राम का फायदा होगा। अगर 1,000 ग्राम आपने बेचा था तो वैसे केस में 700 इंटू 1,000 7 लाख रुपए का आपको फायदा हो जाएगा इमीडिएटली। अंडरस्टूड, बोलो। यस सर। तो डेरिवेटिव मार्केट में पहला जो कारण है जिसमें जाते हैं हम, वो है अपने आप को हेज करने के लिए। हेज करना मतलब फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सपोज एग्रीकल्चरिस्ट है, जो किसान है, जो कि खेती करता है, सपोज क्रॉप उगाता है, गेहूं, मान लो गेहूं उसने उगाया, लेकिन उसका गेहूं डिलीवरी के लिए तैयार होगा 2 महीने बाद। उसे डर लग रहा है कि गेहूं का दाम गिर जाएगा, ऐसा उसको डर लग रहा है फ्यूचर में, और अभी तो उसके पास माल है नहीं कि तुरंत बेच दे। तो वो अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में जाके तुरंत गेहूं को बेच सकता है, प्राइस आज ही तय हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी आज उसे नहीं देना है, और वो स्क्वायर अप होगा ट्रांजेक्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो वैसे सिचुएशन में अगर सच में प्राइस गिरता है तो वो अपना डेरिवेटिव मार्केट में उसको फायदा हो जाएगा, और फिजिकल मार्केट में लॉस होगा, लेकिन वो दोनों कंपनसेट होकर के उसको उतना प्राइस मिल जाएगा जितना उसे चाहिए था। कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ना है। तो मैंने आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन समझाया कि डेरिवेटिव का जन्म कैसे होता है। तो कोई भी सिक्योरिटी जिसका प्राइस डिराइव होता है एक या अधिक अंडरलाइंग एसेट से, और अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, कोई शेयर हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई करेंसी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अंडरलाइंग एसेट। अगर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस कम या ज्यादा होता है तो डेरिवेटिव का प्राइस भी कम या ज्यादा होगा। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड, ये डेफिनेशन दिया है एग्जाम्पल में कि अंडरलाइंग एसेट में क्या क्या आ सकता है। तो स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडेक्सेस। डिटेल में अभी नहीं जा पाऊंगा, समय कम है हमारे पास, तो केवल डेफिनेशन को समझने की जरूरत है।
डेरिवेटिव का अपने आप कोई वैल्यू डिसाइड नहीं होता, डेरिवेटिव का वैल्यू हमेशा अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू की वजह से डिसाइड होता है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और एक बात बता देता हूं, जिस तरह से आपका स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट मतलब फिजिकल मार्केट, जहां पर आप डेली शेयर खरीद बेच सकते हैं, वैसी एक डेरिवेटिव मार्केट भी होता है। स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ चलता है ये डेरिवेटिव मार्केट। इसमें दो तरह के सौदे होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एफ एंड ओ बोलते हैं शॉर्टकट में, एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये दो तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। और सर आप पूछेंगे सर क्या सच में डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं मार्केट में? आंसर इज यस, पूरा का पूरा मार्केट बना हुआ है डेरिवेटिव मार्केट। जिस तरह से शेयर्स का ट्रेडिंग होता है वैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट का भी ट्रेडिंग होता है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। और इसी के साथ एक और वर्ड अभी कवर कर लेते हैं क्योंकि तुरंत पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। हेजिंग क्या होता है? हेज करना। तो बस एक लाइन में एक वर्ड में बोलूं तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करना, इसको हेजिंग बोलते हैं, समझ गए? Yes, sir. हेजिंग एक स्ट्रैटेजी है दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। हम अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम से कम रख सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अ हेज स्ट्रैटेजी इज मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए हेज फंड। उसको हम हेज फंड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस टर्म हैज बीन written from bankers point of view and may be interpreted differently in the field of financial and commodity market। अभी इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझना है। हेज में क्या होता है? जनरली हेजिंग हम हेज फंड के थ्रू करते हैं और हेजिंग का मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट पर रिस्क को कम करना। हेजिंग एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को क्या कर सकते हैं? बोलो। कम कर कम सकते कर हैं। सकते कम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। वापस आओ, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? Reducing the investment risk by purchasing shares of different companies operating in different sectors is called diversification। सुनो, पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए? जैसे मेरे पास ये पोर्टफोलियो है, तो मैंने क्या किया, अलग अलग डिवीज़न किया है। और जैसे ये खरीदा लैंड, ये खरीदा सपोज फ्लैट ऑफिस जिसमें रहता हूँ मैं, फिर मैंने खरीदा शेयर्स, फिर खरीदा गोल्ड, और कुछ मैंने लिक्विड अपने पास रखा, कैश एंड बैंक। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि अगर आप सारा पैसा एक ही जगह लगा दोगे और वो मार्केट डाउन होने लगेगा तो वैसे केस में आपको बहुत नुकसान होगा। जैसे समझो अभी जनरली लैंड का प्राइस हमेशा बढ़ते रहता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पीरियड में, बोलो बढ़ता है ना? Yes, sir. आंसर इज यस। लेकिन अभी जाओ यूक्रेन में आप खरीदना चाहोगे जमीन? बोलो नहीं। क्यों? क्यों नहीं? वहाँ वॉर चल रहा है तो जमीन का कितना रिस्क है। हाँ, वहाँ और चल रहा है, जमीन खरीदना बहुत रिस्की है। प्राइस अभी क्या हाई, ऑल टाइम हाई पर होंगे कि ऑल टाइम डाउन पर? डाउन रहेगा। डाउन रहेगा। अगर आपने सारा का सारा पैसा यूक्रेन में सपोज आप रहते हैं और आपने सारा पैसा जमीन में लगा दिया था, प्रॉपर्टीज में लगा दिया था, तो बताओ बर्बाद हो जाओगे कि नहीं? यस सर। तो Yes, यस sir. सर। अगर उसी समय आपके पास गोल्ड भी होता या कैश और बैंक भी होता, कैश, तो वैसे केस में आपको सपोर्ट मिलता कि नहीं? Yes, sir. तो यस सर। इसी स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? बोलो। Diversification. Diversification. हाँ, इसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर। तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में अगर हम पैसे लगाएंगे, अगर आप अपनी सारी कमाई सिर्फ टाटा मोटर्स पर लगा दोगे तो आप रिस्क में रहोगे ना? बोलो। Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं, जैसे अलग अलग सेगमेंट, जैसे कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर की अलग कंपनी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक अलग कंपनी, वैसे ही आईटी इंडस्ट्री में एक अलग कंपनी, ऐसे करके हम हर एक रियलिटी सेक्टर में एक अलग कंपनी, ऐसे करके हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करके पैसे लगाते हैं ताकि हमारा पैसा
सेफ रहे। डाइवर्सिफिकेशन से हमारा रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स भी मॉडरेट होने के चांसेस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड क्या होता है, क्या पढ़ाऊँ इसके बारे में, आप सब जानते हैं। अ पोर्शन ऑफ कंपनी का अर्निंग जो कि कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को रीपे करने के लिए, उसे डिविडेंड कहते हैं। जनरली ये शेयर के फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. sir, अगला है इक्विटी या नेटवर्थ। द कैपिटल सप्लाइड बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन स्टॉक, पेड अप कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ओकेजनली सर्टेन रिजर्व, इसको हम इक्विटी बोलते हैं। चलो इसको और अच्छी तरह से अगर समझना होगा इक्विटी के डेफिनेशन को, तो देखो क्या आएगा इक्विटी में। इक्विटी का दूसरा नाम होता है नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, उसमें ऐड होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस होता है फिक्टिटियस असेट्स। जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं इक्विटी। मतलब इक्विटी निकालते समय हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन इसमें फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास लॉसेस जमा है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो हम घटा देंगे, तो ये कहलाएगा इक्विटी या नेट वर्थ या शेयर होल्डर फंड। कोई दिक्कत? बोलो कोई प्रॉब्लम? no sir, टोटल इक्विटी इज कॉमन इक्विटी प्लस प्रेफर्ड स्टॉक। मतलब कॉमन इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फंड होता है, प्लस उसमें प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी जोड़ देते हैं। अगला है एक्सचेंज रेट। बहुत ही आसान है। कोई भी करेंसी को खरीदने के लिए दूसरी करेंसी हम कितना देंगे वो एक्सचेंज रेट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आज की डेट में $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़ है, तो वैसे कि इसमें $1 खरीदने के लिए हमें 82 रुपीज़ देना पड़ेगा बैंक को। $1 खरीदने के लिए 82 रुपीज़, समझ गए? ये एक्सचेंज रेट है। फेस वैल्यू, face value, it is the cash denomination or the amount of money the holder of the individual security going to earn from the issuer of the security at the time of maturity. It is also known as par value. फेस वैल्यू और पार वैल्यू सेम होता है। अरे एक शेयर का आप बोलते हैं ना ₹10 फेस वैल्यू, बोलो याद है? कंपनी अकाउंट में Yes, sir. तो वही फेस वैल्यू और पार वैल्यू को हम कहते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू। इट इज कैश डिनोमिनेशन और अमाउंट ऑफ मनी द होल्डर ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी गोइंग टू अर्न फ्रॉम द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगर कंपनी कल बंद होगी, वाइंडिंग अप पे जाएगी, तो वैसे सिचुएशन में आपको कंपनी फेस वैल्यू वापस लौटाएगी। मतलब जो फेस वैल्यू वही लौटाएगी, प्रीमियम नहीं लौटाती है कंपनी। कौन सा अमाउंट लौटाएगी आपको? Face value. face value, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? A financial instrument is anything that ranges from cash, deed, negotiable instrument, or for that matter any written or authenticated evidence that shows the existence of transaction or agreement. मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट दैट इज एनीथिंग रेंजेस फ्रॉम कैश, डीड, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज को भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, या कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट, उसको भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसके बेसिस पर हमें पैसा मिलेगा ना, जिसको हम सरेंडर करेंगे तो वो मनी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मनी वाला इंस्ट्रूमेंट। अब अगला है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी यानी ब्रोकर। अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज बेसिकली अ पार्टी और पर्सन who act as a link between the provider who provides security and the user who purchase the security. तो कंपनी और इन्वेस्टर्स को मिलाने वाले आदमी को कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच बिचौलिए का काम करता है। शेयर ब्रोकर एंड ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। शेयर ब्रोकर को भी हम कहते हैं और
बैंक्स को भी हम कह सकते हैं फिनेंशियल इंटरमीडियरी का दर्जा दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनका काम होता है इन्वेस्टर्स और कंपनी को आमने सामने ला देना और उनके ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करवाना। गवर्नमेंट बॉन्ड यानी एक ऐसा लोन जो गवर्नमेंट ने लिया है, दैट्स ऑल, विच ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इज बेसिकली एनी सिक्योरिटी विच इज दैट इज हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड हैज द हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो हाईएस्ट सेफेस्ट बॉन्ड होता है, मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला एक लोन है। गवर्नमेंट वो लोन लेती है, बदले में सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट दे देती है पब्लिक को, और वो जनरली बहुत सेफ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. होल्डिंग पीरियड। The holding period is the time duration during which a capital asset is held या owned by an individual or corporation। आप जितने समय तक, आप सपोज एक शेयर को खरीदते हैं, 20 साल पहले खरीदे थे और आज तक आपके पास है, तो हम बोल सकते हैं आपका शेयर का होल्डिंग पीरियड 20 ईयर्स है। मतलब जितने समय तक आपने उस एसेट को अपने पास संभाल कर रखा है, उस पीरियड को हम कहेंगे होल्डिंग पीरियड। द होल्डिंग पीरियड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्लेजिंग द एसेट एज अ कोलेट्रल। बोल रहे हैं कि जब भी हम एसेट को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में किसी को देते हैं, तो डेफिनेटली होल्डिंग पीरियड को कंसीडर किया जाता है। जितना लंबे समय तक वो आपके पास होगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन उतना ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। यानी आपने अगर 20 साल पहले कोई ज़मीन खरीदी है, तो ऑब्वियस सी बात है आज उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा ना कंपैरेटिवली, जो ज़मीन आपने आज से 2 साल पहले है उसके कंपैरिजन में। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो जब भी आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, तो वैसे केस में अपना सिक्योरिटी अगर बैंक में गिरवी रखेंगे, प्लेज करेंगे, मॉर्गेज करेंगे, तो बैंक होल्डिंग पीरियड को कंसीडर करता है ये देखने के लिए कि कितना लोन देना आपको, कितना परसेंट आपको लोन दिया जा सकता है, उसको देखते समय डेफिनेटली होल्डिंग पीरियड को कंसीडर किया जाता है। अगला है इनकम स्टॉक, अ सिक्योरिटी विच हैज़ ए सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट, जिसमें हम कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है एंड ऑफर जनरली हायर डिविडेंड देन द कॉमन स्टॉक, तो उसको इनकम स्टॉक बोलते हैं। इनकम स्टॉक मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को कमा कर दे, यानी एक तो डिविडेंड हर बार मिल रहा है, ऊपर से हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको इनकम स्टॉक कहा जा सकता है। समझ गए? इनकम स्टॉक, Yes, sir. Yes, sir. इंडेक्स। Excuse me, sir. हाँ, Sir, income stock और defensive stock same thing है। डिफरेंशियल स्टॉक नहीं सेम थिंग है, वो प्रेफर्ड स्टॉक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बोलते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक। और तुम जो बोल रही हो, क्या वर्ड बोल रही हो? Defensive जो हाँ 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 पेज हाँ हाँ हाँ, डिफेंसिव 6.68 वाला में। भी सेम है। डिफेंसिव स्टॉक और ये इनकम स्टॉक लगभग सेम जजमेंट दे रहा है, मतलब डेफिनेशन दोनों का सेम है, क्योंकि डिफेंसिव स्टॉक में भी कांस्टेंट डिविडेंड मिलता है और डाउनटर्न होने पर भी डिविडेंड मिलता है। तो देखो, डिफेंसिव स्टॉक में ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई डिविडेंड मिले, पहले समझो। अभी डिफेंसिव स्टॉक में ये होता है कि आपको डिविडेंड लगातार मिलता है, उसकी श्योरिटी रहती है। लेकिन इनकम स्टॉक में क्या होता है, इनकम का परसेंटेज भी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। मतलब ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, अपने पैसे को वापस अपने पास रखती नहीं है, कमा करके तुरंत ही बांट देती है। मतलब उस कंपनी में जितना अर्निंग होता है कंपनी का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हर साल डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है, उसको बोलते हैं इनकम स्टॉक। ओके सर। मैं एक एग्जांपल दूंगा, सुनो। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका काम ही है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो वैसे सिचुएशन में वो कंपनी क्या करती है, शेयर्स का ट्रेडिंग करती है, खरीदती है, बेचती है, तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचती है, और ये काम एक्सपर्ट करते हैं और बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। तो कंपनी को हर बार जो प्रॉफिट होता है, कंपनी को उस प्रॉफिट को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो तुरंत उसे इनकम के रूप में बांट देती है, डिविडेंड के रूप में। तो वैसे केस में ये एक इनकम स्टॉक का एग्जाम्पल हो गया। क्या कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कोई ट्रेडिंग कर रही है, जिसके लिए उसको फंड की ज़रूरत पड़ेगी, आगे बताओ? नो सर। तो No, sir. उस कंपनी का तो मकसद ही है इन्वेस्टमेंट्स करना और इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाना। तो वैसे केस में जो भी फायदा होता है तुरंत पास ऑन कर देती है शेयर होल्डर्स को।
तो वैसे स्टॉक को हम कहेंगे इनकम स्टॉक। क्लियर है? Yes, sir. अगला है इंडेक्स। क्या वर्ड है अगला वर्ड? इंडेक्स। A statistical measure of change in the economy और सिक्योरिटी मार्केट इज कॉल्ड इंडेक्स। मतलब सिक्योरिटी मार्केट या इकोनॉमी में जो बदलाव होता है उसका मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट करने को हम कहते हैं इंडेक्स। सच इंडाइसेस हैव देयर ओन कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। जैसे आप देखते हैं ना, एनएससी या बीएससी का एक इंडेक्स नंबर होता है, जैसे हर दिन वो इंडेक्स बदलते रहता है। जैसे मैं अगर अभी तुरंत आज का एग्जाम्पल लूँ तो मैं कहूँगा अभी बीएससी इंडेक्स टुडे, तो वैसे सिचुएशन में वो चल रहा है अभी 56,938 पर, 56,938 पर ये बीएससी का इंडेक्स है। और ये जो इंडेक्स है ना, ये आज करीब डाउन है 486 पॉइंट से, यानी 0.85% से डाउन है आज। तो इससे क्या पता चलता है हमें शेयर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये इंडेक्स एक कैलकुलेशन के कारण निकाला जाता है, मतलब ये पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है इसका, पूरा ये कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होता है। इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज का, एंड आर यूजुअली मेजर्ड एज ए परसेंटेज चेंज इन द बेस वैल्यू ओवर द टाइम। सपोज बेस इंडेक्स है 100, तो ये बेस इंडेक्स के मुकाबले अभी 56,938 पे पहुंच गया 100 के मुकाबले। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ओवर इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म। तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में इंडेक्स हमेशा हाई रहेगा अगर हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, अगर हमारी कंपनियों का ग्रोथ हो रहा है। तो समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. उस ग्रोथ को मापने का, उस ग्रोथ के मेजरमेंट का तरीका होता है इंडेक्स नंबर। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अगला टॉपिक है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सुनो, शेयर मार्केट में जो पैसा कंपनियों को चाहिए होता है वो दो तरह का मार्केट होता है शेयर मार्केट। एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब कंपनियों को पैसा चाहिए होता है तो वो आईपीओ ला करके प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को दिया जाने वाला इनिशियल ऑफर। उसके बाद एक बार जब वो शेयर अलॉट हो जाएंगे उसके बाद वो शेयर हमेशा सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकेंगे। आईपीओ तो एक ही बार आएगा ना, मतलब पहली बार आईपीओ आ गया तो वो शेयर जो आईपीओ में अभी अलॉट किए गए शेयर होल्डर को, उसके बाद शेयर होल्डर को अगर बेचना है तो वो उसे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है और वहां पे खरीदा बेचा जाता है। तो जब प्राइमरी मार्केट से शेयर मिलता है हमें, हम अप्लाई करते हैं उसके लिए, तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओज आर इश्यूड बाय स्मॉलर यंगर कंपनी सीकिंग फंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। छोटी कंपनियां भी आईपीओ लाती है ताकि वो अपने आप को बड़ा बना सके, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए उनको पूंजी की जरूरत होती है, तो वो शेयर इशू करते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं। इवन लार्जर कंपनियां भी अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए, अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए आईपीओ ला सकती हैं। क्लियर है? आईपीओ लाइफ टाइम में एक ही बार लाया जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच, यानी 10 करोड़ रुपए का शेयर ऑलरेडी है कंपनी का, फेस वैल्यू 10 रुपए। अब 2-4 साल के बाद कंपनी जब काम कर रही थी, अब लगता है एक्सपेंशन की जरूरत है, तो वो दोबारा आईपीओ ला सकते हैं नया और 1 करोड़ शेयर इशू करने के लिए। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगला है इंटरनेट ट्रेडिंग। ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इंटरनेट ट्रेडिंग कहते हैं, विद इंटरनेट एज ए मीडियम। इंटरनेट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस ऑर्डर राउटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑर्डर राउटिंग सिस्टम विच विल राउट ट्रेडर्स ऑर्डर टू एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, सुनो, आप अपने ऑर्डर को डाल दो कंप्यूटर सिस्टम में, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप डाल दो, तो अगर कोई सेलर उसी रेट पे बेचना चाहेगा तो वो अपना भी सौदा डालेगा बेचने का। फिर जब वो दोनों सौदा को मैच कराता है ये ऑर्डर राउटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिकली मैच होता है वो सेलर का प्राइस और अगर बायर का प्राइस सेम है तब वो मैच हो जाएगा और तब वो सौदा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेलर के पास से बिक जाएगा और बायर के पास आ जाएगा वो शेयर पर्टिकुलरली।
तो ऐसा कैसे होता है? इंटरनेट ट्रेडिंग के कारण होता है। और उस सिस्टम को कैसे अंजाम दिया जाता है? ऑर्डर राउटिंग सिस्टम के थ्रू। 10 ट्रेडर्स सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या फायदा होता है? आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई काम से सपोज अमेरिका भी गए हैं, तो वहां भी अगर आपके पास मोबाइल है और इंटरनेट है, तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके वहां बैठ करके भी शेयर खरीद बेच सकते हैं। कितना बड़ा फायदा है! आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है शेयर खरीदने बेचने के लिए। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंटरनेट ट्रेडिंग इन जनवरी 2000। आज से करीब 22 साल पहले ही ये अलाउ कर दिया गया था, जनवरी 2000 में, कि आप ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो इंटरनेट ट्रेडिंग के थ्रू। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. किसका Yes, कोई sir. डाउट यहां तक? बोलो। No, sir. No, sir. अब सुनो, इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लिमिट ऑर्डर, जैसे आउट ऑफ द मनी। ये सब ऐसे वर्ड है जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। जैसे प्री ओपनिंग सेशन, मतलब ना, ये सब समझने, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं। पहले मैं इन्हीं को कराता हूं। देखो, लिमिट ऑर्डर पहला वाला, एन ऑर्डर टू बाई और सेल अ शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। शेयर को अगर हम स्पेसिफाइड प्राइस पर बाई करें या सेल करें, उसके लिए जो हम सौदा डालते हैं वो लिमिट ऑर्डर कहलाता है। अब ये क्या, ये हम लिमिट सेट करते हैं। द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एट स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस और इवन बेटर प्राइस। मतलब अगर आपने सपोज डाला है, अ लिमिट ऑर्डर सेट्स अ मिनिमम प्राइस द सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड द मैक्सिमम प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे फॉर इट। मैं बताता हूँ। सपोज एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने डाल दिया है 100 शेयर ऑफ RIL, प्राइस डाला है 2880, सौदा डाला है। अभी करंट मार्केट प्राइस है 3000 सपोज एक शेयर का, और वो 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन 2880 में खरीदना चाहते हैं। तो बताओ, अभी तुरंत मिल जाएगा उनको वो शेयर? बोलो, 2880 में क्या वो शेयर उन्हें अभी तुरंत 2880 में मिल जाएगा? बताओ। No, sir. नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्राइस अभी 3000 चल रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपना ऑफर डालकर छोड़ सकते हैं, लिमिट ऑर्डर बोलते हैं उसको। उन्होंने कंप्यूटर में सौदा डाल दिया 100 शेयर 2880 के रेट से। अगर दिन भर में, ट्रेडिंग सेशन में दिन भर में कभी भी मार्केट प्राइस गिरता है और 2880 पे आता है, तो उनका वो सौदा अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. अगर Yes, sir. दिन भर में कभी भी शेयर का प्राइस डाउन आता है, डाउन, तो उनको वो शेयर या तो 2880 या उससे कम पे भी मिल सकता है। सामने वाले ने सौदा डाला था सेल के लिए 2860 में, तो वो सौदा 2860 में एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2880 का कोई सौदा नहीं था, तो 2860 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपने 2880 जो डाला है वो मैक्सिमम प्राइस है, उससे ज़्यादा आप पे नहीं करना चाहते हैं। तो अ लिमिट ऑर्डर सेट्स अ मिनिमम प्राइस जो सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। और अगर हम सेलर की बात करेंगे, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अगर यही सौदा सपोज अभी मार्केट प्राइस है 3000, और अब सेलर ने डाला है RIL का शेयर बेचने के लिए 3250 में, तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम प्राइस है जो सेलर को चाहिए होगा। इससे कम में वो नहीं बेचेगा। तो या तो उससे ज़्यादा में बिक पाएगा या एग्जैक्ट 3250 में, उससे कम में नहीं। तो अ लिमिट ऑर्डर सेट्स अ मिनिमम प्राइस द सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड द मैक्सिमम प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे फॉर इट। समझ गए? Yes, Yes. sir. ठीक है, चलो इसको पढ़ो। तो मैं 1 मिनट में वापस आया, आप इसको पढ़िए। OTM क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। OTM पढ़ो।
वहां देखिएगा आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल ऑप्शंस दिस मीन्स स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाई और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। बहुत ही टेक्निकल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। फॉर कॉल ऑप्शन दिस मीन्स स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस एंड पुट ऑप्शन मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। द प्राइस ऑफ आउट ऑफ मनी ऑप्शंस कंसिस्ट इंटायरली ऑफ टाइम वैल्यू। कुछ समझ में आया क्या? हेलो, सुनाई दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो, कुछ समझ में आया? आउट ऑफ द No, मनी, No, sir. sir. आउट ऑफ द मनी का मतलब कुछ समझ में आया? नहीं ना? No, sir. चलो लिखो वहां पर। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल, तब जाकर समझ में आएगा। स्टॉक ट्रेड्स एट ₹50 and investor has the option to buy at ₹50 to strike price. If market value of stock closes below ₹52, then the option expires out of money. The option is worthless since the buyer will lose money by exercising this option. पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूं क्या है ये। लिख लिया? Yes, sir. सुनो, मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाई। ये 0 पीरियड है, ये 2 महीना है सपोज, और इस पीरियड में मेरे पास ये राइट है कि मैं ₹52 में कोई पर्टिकुलर शेयर खरीद सकता हूं चाहे तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसी पीरियड में मार्केट प्राइस जो चल रहा है मार्केट में, वो कभी भी 52 से ज़्यादा हुआ ही नहीं, हमेशा 52 से नीचे रहा।
कभी 48, कभी 50, कभी 46, कभी 49, कभी 51। ये एक्चुअल मार्केट प्राइस है जो चल रहा है अभी मार्केट में। तो अब बताओ मुझे क्या कहाँ से खरीदना फायदेमंद होगा, इस ऑफर को एक्सेप्ट करना 52 रुपये वाला, या उससे कम में मार्केट से खरीद लेना? मेरे लिए क्या फायदेमंद होगा बताओ? कम कम वाला कम वाले से खरीद। मार्केट में खरीद लेना डायरेक्टली, यानी बोलो Yes, sir. इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके मुझे कोई भी फायदा होगा? नहीं. तो मैं इस ऑप्शन को कहूंगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। क्या कहूंगा इसको? Out of the Out money of the option. money. आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। ये अभी पहले मैंने कॉल ऑप्शन का एग्जांपल दिया था, फिर से देखो। आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल ऑप्शन, दिस मीन द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। मतलब मेरा स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है हमेशा। जैसे 52 रुपये स्ट्राइक प्राइस है और मेरा स्टॉक प्राइस 50 रुपये पे चल रहा है, तो बताओ क्या मुझे उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके जरा भी फायदा हो रहा है? No, sir. नहीं। इसी तरह से इसका उल्टा कर दो अब। मतलब अगर मैं कहूं आपसे आउट ऑफ मनी ऑप्शन, लेकिन कौन सा? सेल पुट ऑप्शन। फॉर पुट ऑप्शन दिस मीन द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। मतलब मेरा स्ट्राइक प्राइस है सपोज 52 रुपया और हमेशा स्टॉक 56, 58 या 67 पे जा रहा है, स्टॉक प्राइस अबव द स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस। तो मुझे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके बेचने में फायदा है, ये प्रैक्टिकल मार्केट में जाके बेचने में फायदा है, शेयर मार्केट में। सोचो बेचना है अब मुझे, तो मैं 52 में बेचना पसंद करूंगा या 56 या 68 में, मतलब 58 में या 67 में? बोलो। 58 या 67 में. 58. तो इसका मतलब इस समय भी मैं इस पुट ऑप्शन को क्या एक्सरसाइज करना चाहूंगा बताओ? No, sir. तो इसे हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। दोनों हो सकता है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन भी हो सकता है, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन भी हो सकता है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये सब फटाफट कर लेते हैं, छोटा छोटा है। लिक्विडेशन। A liquidation occurs when the assets of a division are sold off piecemeal rather than as operating entity। मतलब अगर हम किसी कंपनी को रनिंग कंडीशन में ना बेचें बल्कि उसे बंद कर दें और उसके बाद उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को अलग अलग डिस्पोज ऑफ करें, तो उसे लिक्विडेशन कहते हैं। जैसे कंपनी अगर चल रही है, चालू हालत में बेच देंगे पूरा का पूरा कंपनी, तो उसे लिक्विडेशन नहीं कहा जाएगा, समझ लो। अगर हम उसको बंद कर दें और उसको टुकड़ों में बेचें, सोल्ड ऑफ पीसमिल का मतलब होता है अलग अलग एसेट्स को अलग अलग बेच दिया, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, तब उसे क्या कहेंगे बोलो? Liquidation. Liquidation. कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड स्टॉक, लिस्टेड स्टॉक्स बहुत ही आसान है। द शेयर ऑफ ए कंपनी दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उसको लिस्टेड स्टॉक कहते हैं, जिनका ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होता है। कंपनी को इन शेयर को लिस्टिंग कराने के लिए कुछ फीस पे करना पड़ता है। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। बिना उसके लिस्टिंग नहीं होगा, और स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, तब जाकर के लिस्टिंग होता है। और जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनको हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं उसका। एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको शॉर्टकट में कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी आज क्या मार्केट प्राइस है, सपोज टाटा स्टील कंपनी है, उसका आज का मार्केट प्राइस क्या है और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं कंपनी के, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन।
यानी बाजार पूंजीकरण। और जब सारी कंपनियों का हम ऐसे ही मार्केट वैल्यू निकाल ले तो वैसे केस में हमें पता चलेगा हमारे इंडियन कंपनीज का वर्थ क्या है इंडिया में। किसी भी कंपनी का, जैसे बोलते हैं ना आज की डेट में कि ये कंपनी जो है ये टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो गई है वर्ल्ड में, तो वो उसका मेन कारण होता है, उसको हम कंपेयर करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को, यानी उसके शेयर का प्राइस क्या है और टोटल शेयर्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर देने से जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा कहेंगे वो कंपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सॉलिड कंपनी है। द टोटल वैल्यू इन रूपी of all of a company's outstanding shares, it is calculated by multiplying all the outstanding share with the current market price of one share. It determines the company's size in terms of its wealth. कंपनी का जो साइज है उसके वेल्थ से कंपेयर करके हम निकालते हैं। तो टोटल जो कंपनी है उसका आज का टोटल शेयर वैल्यू कितना है ये मार्केट कैप से पता चलता है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. मनी मार्केट। Money market is a component of financial market for asset involved in short-term borrowing, lending, buying, selling original maturities of 1 year or less. शॉर्ट टर्म पीरियड का जितना भी बोरोविंग्स होता है, असेट जो कि इन्वॉल्व जिसमें इन्वॉल्व होता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग का लेंडिंग, बाइंग, सेलिंग, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम हो, उस फिनेंशियल मार्केट वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं मनी मार्केट। मतलब उस मार्केट में जितने भी तरह के इस तरह के शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको मिलाकर हम कहते हैं मनी मार्केट। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं आता है इसमें, केवल शॉर्ट टर्म। वन साइडेड मार्केट, अ मार्केट दैट इज ओनली पोटेंशियल सेलर और ओनली पोटेंशियल बायर, लेकिन दोनों ना हो। सुनो, एक ऐसा मार्केट जहां पर केवल बायर ही बायर हो, सेलर हो ही नहीं, या केवल सेलर ही सेलर हो, बायर हो ही नहीं, तब उसको कहते हैं वन साइडेड मार्केट। ऐसे मार्केट में कभी भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर केवल बायर ही बायर रहेंगे तो बताओ प्रोडक्ट बिकेगा? No, sir. सेलर है ही नहीं, No, sir. सेलर है ही नहीं तो खरीदोगे किससे? कोई सेलर नहीं है। आपको पता है अगर ऐसा होगा ना, शेयर मार्केट में अगर ऐसा होगा केवल बायर ही बायर रहेंगे, कोई शेयर के लिए सेलर नहीं होंगे, तो अपर सर्किट लगते जाएगा। अपर सर्किट मतलब उस शेयर का प्राइस बढ़ते चला जाएगा। समझ रहे हो? खाली लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है, तो शेयर प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ने लगेगा। और अगर सपोज केवल सेलर ही सेलर रहेंगे, बायर है ही नहीं, तो लोअर सर्किट लगेगा। समझ गए? प्राइस घट जाएगा। हाँ, प्राइस घट जाएगा। इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में एक सर्टेन परसेंटेज से प्राइस घटने पर, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर्किट लगता है 20% पर, मतलब जैसे अगर 20% प्राइस बढ़ गया तो सर्किट लग जाएगा, मतलब उसके बाद और बायर नहीं आ सकते वहां पर। या अगर सेलर सर्किट लगा है तो अगर 20% से प्राइस घट चुका है तो अब और लोग बेच नहीं पाएंगे, कुछ समय के लिए उस शेयर का ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाता है, मतलब ट्रेडिंग रोक दिया जाता है, अपर सर्किट लगने पर भी और लोअर सर्किट लगने पर भी। और ऐसा अपर या लोअर सर्किट तब लगता है जब या तो खाली बायर ही बायर हो या खाली सेलर ही सेलर हो मार्केट में। ओके, Yes, sir. अगला टॉपिक है पोर्टफोलियो। होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। अ पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। बोल रहा पोर्टफोलियो में शामिल होता है अलग अलग तरह का सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। यानी अगर आप कहेंगे मेरा पोर्टफोलियो जो है उसमें 10 अलग अलग कंपनियां हैं, तो वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेक्टर की भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन सभी कंपनियों को मिला के बोला जाएगा आपका पोर्टफोलियो ये है। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कैश है 50 लाख रुपए, मैं एनी टाइम अपने पास कैश रखता हूँ। मेरे पास 1 करोड़ का सोना है, 2 करोड़ के शेयर्स हैं, 5 करोड़ की बिल्डिंग है। ये सब मिलाकर आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो बनेगा। और जो शेयर वाला पोर्टफोलियो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हो सकते हैं ना, तो अगर बोलेंगे शेयर का पोर्टफोलियो तो इसका मतलब उसमें जो डिफरेंट तरह के शेयर्स हैं डिफरेंट कैटेगरी से, उनको मिला के हम बोल सकते हैं मेरा एक पोर्टफोलियो है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्री ओपनिंग सेशन। इसको पढ़ो, पहले देखते हैं क्या समझ में आता है आपको। प्री ओपनिंग सेशन, the pre-open session is for duration of 15 minutes
that is 9 a.m. to 9:15 a.m. In pre-opening session, order entry, modification and cancellation take place. सुनो, पहले तो मैं आपको इसके बारे में सिंपली बता दूं, ये शेयर मार्केट का टाइमिंग है। जैसे क्या होता है, शेयर मार्केट में सबसे पहले प्री ओपनिंग सेशन आता है 15 मिनट का, 9 AM से 9:15 AM। उसके बाद ट्रेडिंग एक्चुअल में स्टार्ट होता है और वो 3:30 तक चलता है शेयर मार्केट में, डेली मंडे टू फ्राइडे। 3:30 बजे शेयर मार्केट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो सुबह जब मार्केट खुलता है तो 9 से 9:15 तक के टाइम को हम कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन। लेकिन केवल इतना कहने से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये क्या है प्री ओपनिंग सेशन, क्यों ये 15 मिनट का स्लॉट तय किया गया है? बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? No, sir. तो चलो लिखो, NSE started the concept of pre-open session to minimize the volatility of securities during the market open every day. Pre-open session orders can be placed both on NSE or BSE. Only limit orders are allowed during this period. All stock will have uniform price band of 20% in the session. You need to place order within plus minus 20% of last trading day closing price. After pre-open session, one can see biggest moves in the shortest amount of time. ये सब मैं एग्जाम में लिखने के लिए नहीं लिखा रहा हूं, आपके केवल नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं। लिखो फटाफट।
लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. देखिएगा क्या लिखा है। NSE started the concept of pre-open session, pre-open session to minimize the volatility of securities during the market open every day. जैसे ही मार्केट खुलता है, खुलते साथ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, इसे रोकने के लिए प्री ओपन सेशन लाया जाता है। अब उसका कारण भी मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको पता है कि मार्केट केवल मंडे से फ्राइडे काम करता है। मान लो फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ और शेयर प्राइस हाई था काफ़ी, लेकिन अगले 2 दिनों में सैटरडे संडे में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे कि सबको डर समा गया कि बहुत मंदी आ जाएगी। कोई फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर। अब क्या होगा, मंडे सुबह मार्केट खुलते साथ ही लोग पैनिक होंगे कि नहीं? मतलब वो चाहेंगे सारा का सारा शेयर बेचने लगे, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अभी बहुत दाम गिरने वाला है। समझ गए? Yes, sir. तो प्री ओपन सेशन में वो अपना सौदा डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर, प्री ओपन सेशन ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड बोथ ऑन NSE और BSE। ओनली लिमिट ऑर्डर्स आर अलाउड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लिमिट ऑर्डर का मतलब है आप अपना प्राइस डाल के छोड़ दो। ये देखो, याद करो, ये रहा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मैंने आपको बताया था, अपना प्राइस क्या करो, आप डालकर छोड़ दो, और उस प्राइस पर सौदा होगा कि नहीं आपको पता चल जाएगा कुछ समय के अंदर। ऑल स्टॉक विल हैव यूनिफॉर्म प्राइस बैंड ऑफ 20% इन द सेशन। इस सेशन में प्राइस 20% से ज़्यादा घट नहीं सकता और 20% से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। यू नीड टू प्लेस ऑर्डर विद इन प्लस माइनस 20% ऑफ लास्ट ट्रेडिंग डेज क्लोजिंग प्राइस। यानी पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले आप केवल 20% बढ़ा तक कर डाल सकते हो या 20% घटा कर डाल सकते हो। ना तो उससे ज़्यादा बढ़ाकर डाल सकते हो, ना ही उससे ज़्यादा घटा कर डाल सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 9/15 खत्म होगा, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन स्क्वायर अप होने लगेंगे। मतलब आपने जो सौदा डाला था वो सेटल होने लगेगा। अगर कोई आपने जो जिस प्राइस पे परचेस करने का डाला था, किसी और ने अगर उसी प्राइस पर बेचने का डाला है, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप होगा। तो ये सब सेटल हो जाएगा अपने आप। और इससे एक फ़ायदा क्या होगा, मार्केट में जो एकदम बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है वो एक साथ नहीं आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे समझो, अगर ये प्री ओपन सेशन नहीं होता तो वैसे केस में मैंने क्या किया, सौदा को बहुत कम पे डाल दिया, मतलब 20% से भी ज़्यादा डाउन में डाल दिया, तो वैसे केस में तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने लगेगा। मतलब बहुत कम प्राइस हो सकता है हो जाए, या हो सकता है बहुत प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन प्री ओपन सेशन में आपका एक लिमिट है और वो है प्लस माइनस 20% ऑनली। ना तो उससे ज़्यादा प्राइस आप बढ़ा के डाल सकते हो, ना ही उसको 20% से कम करके आप डाल सकते हो। उससे कम में नहीं डाल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% कम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको वापस पढ़ो। देखो, the pre-open session is for duration of 15 minutes, that is 9 a.m. to 9:15 a.m. In pre-open session, order entry, modification and cancellation takes place. आप इस दौरान अपना ऑर्डर डाल सकते हो, उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, जो मन चाहे आप कर सकते हो। अगर वो सौदा, बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को बैकग्राउंड की? No, sir. ज़्यादा नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, तब चलो। तो इन प्री ऑर्डर सेशन, ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन, यानी आप उसमें जो भी सौदा डालना चाहे डाल सकते हो, बदलाव भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट होगा 9:15 होने के तुरंत बाद, और वो सारे ट्रांजेक्शन सेटल होने लगेंगे। तो मार्केट को सेटल होने में मदद करता है प्री ओपनिंग सेशन। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ के भी बहुत ज़्यादा, इसको क्या बोलते हैं थोड़ा समझो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो कि अरे आज तो शेयर डबल हो जाने वाला है, या अगर बहुत गिर रहा है, मार्केट गिरने के चांसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा ना गिरे। इसके लिए सेटल होने के लिए मार्केट को थोड़ा समय देता है, बायर और सेलर को थोड़ा समय देता है। जैसे याद करो, नोटबंदी में पहले 15 दिन कितने पैनिक रहे थे। मतलब शुरुआत के 15 दिन लोग पागल की तरह कोशिश कर रहे थे कि उनका नोट कहीं ना कहीं ब्लैक मनी
एडजस्ट हो जाए, सेटल हो जाए, बोलो। Yes, sir. लेकिन वो 15 दिन के बाद लोग पैनिक करना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको रास्ता मिलने लगा, तो वो सेटल होने लग गया सब कुछ। फिर उसके बाद लोगों ने पैनिक नहीं किया उतना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 15 मिनट जो होता है वो बहुत मार्केट को सेटल करने में मदद करता है। इसी को बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। बस इतना याद रख लोगे काफ़ी है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, पुट ऑप्शन तो मैंने पहले ही करा दिया था आपको। पुट ऑप्शन मतलब राइट टू Sell. सेल। Sell. तो एन ऑप्शन दैट गिव्स एन इन्वेस्टर द राइट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक एट ए स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में चाहे तो एक स्पेसिफिक प्राइस पर वो ऑप्शन बेच सकता है, यानी शेयर बेच सकता है। ना बेचना चाहे तो ना बेचे, वो मार्केट में भी बेच सकता है, उसको चॉइस है। A put option is purchased by those who believe that particular stock price is going to fall down than the stated price. माइक ऑन है सबका। जसप्रीत माइक ऑफ करो। देखिएगा, पुट ऑप्शन को हम चाहें तो तब एक्सरसाइज करेंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट में प्राइस उससे बहुत कम चल रहा है अभी, तब ना हम अपने ज्यादा वाले प्राइस वाले पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। बोलो। समझ पा रहे हो? Yes. समझ लो पहले। देखो, एक होता है, मैंने आपसे कहा था फिजिकल मार्केट, और याद करो दूसरा मैंने कहा था कौन सा मार्केट? Derivative. आपने डेरिवेटिव ले रखा है। डेरिवेटिव का मतलब आपने पुट ऑप्शन ले रखा है कि एक शेयर को आप 100 रुपए में बेच सकते हैं, राइट टू सेल। अब मार्केट में वो शेयर अभी चल रहा है 90 रुपीज में, तो ऑब्वियस सी बात है आप मार्केट में बेचोगे या पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? बताओ। मार्केट में। गलत। मार्केट में बेचेंगे तो 90 रुपए मिलेगा, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो 100 रुपए मिलेगा। तो कहाँ जाएंगे हम? बोलो। Derivative. डेरिवेटिव मार्केट को हम यूटिलाइज करेंगे, हम पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे और 100 रुपए में अपने स्टॉक को बेच देंगे। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हमारा जो अब पहला वाला टॉपिक है ना, ये एंड पर आ गया। पहला टॉपिक क्या था मैं आपको याद दिला दूं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिनेंस या स्टॉक या कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी। मतलब फिनेंस से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से या कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। अंडरस्टूड? अब आपके लिए होमवर्क है आज की डेट में कि जितने भी क्वेश्चंस आपको कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के मिलेंगे फिनेंस या स्टॉक या कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड, उसे आपको सॉल्व करना है, एमसीक्यूज। ये होमवर्क है। जैसे मैं आपको बताऊं अभी, अब वो क्वेश्चन तो ढूंढना पड़ेगा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में मिक्स करके आएगा ना। जैसे क्वेश्चन सुनो एग्जाम का, बुल मार्केट इज कॉल्ड। सुनना अभी ध्यान से। बुल मार्केट किसको कहते हैं? पहला, एक मार्केट जिसमें स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ रहा हो। दूसरा, एक मार्केट जिसमें स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा हो। तीसरा, ए एंड बी बोथ। चौथा, नन ऑफ द अबव। Option A. ऑप्शन ए, जिसमें मार्केट प्राइस लगातार क्या हो रहा हो? बढ़ रहा बढ़ रहा हो। उसको क्या बोलते हैं? बुल मार्केट। बुल मार्केट। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. इसी तरह से सुनना, एक और डेफिनेशन है, मतलब जो आप बताना क्या सही जवाब होगा। कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट इज कॉल्ड ए बदला, बी बीटा, सी ब्लू चिप, चौथा बास्केट ट्रेडिंग। बदला। 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 कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर। अगर एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हम ट्रांजेक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेटलमेंट नहीं करना चाहते अभी, तो उसके लिए हम जिस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं वो है बदला, यानी बदला चार्जेस हमें देना पड़ेगा। ओके? Yes, sir.
एक और Yes, सवाल, sir. एक और सवाल, बिड इज द अपोजिट ऑफ, बिड किसका अपोजिट है? पहला आस्क या ऑफर, बी कॉल, सी इक्विटी, चौथा नन। Ask Option A. ask or Ask offer. ऑप्शन ए आस्क, बिड का जस्ट उल्टा क्या होता है? आस्क। ask इसको मैं पढ़ा चुका हूं, आप चेक करिए बी वाले टर्मिनोलॉजी में। अरे कहाँ गया? ये देखो बिड, 6.7. हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे फॉर स्टॉक, इट इज द अपोजिट ऑफ आस्क। बिड का जस्ट उल्टा क्या होता है? आस्क या ऑफर, अंडरस्टैंड? yes sir. अब सुनो, इसी तरह से हम अभी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा था खुद से पढ़ना, तो पढ़ लेना, छोड़ना मत उसको भी, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करोगे। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आरओआई, इसी तरह से इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको भी मैं लिख सकता हूं, इंपॉर्टेंट है। आरओआई इज ए मेजर ऑफ, क्लास बस 2 मिनट में खत्म करेंगे अब। हाँ, लेकिन सुनो, एक पेज और बच गया, अगला पेज, जिसके बाद ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, यानी एक हिस्सा कंप्लीट होगा। इसको भी आप पूरा पढ़ सकते हो अपने से। अब एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, अगले 2-3 पेज आपके लिए पहले होमवर्क है, सुन लो। जैसे मैं बता रहा हूं, इसमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कराऊंगा, ये सब आप कर सकते हो। ये वाला पूरा पेज, यानी पेज नंबर 6.11 होमवर्क है पूरा का पूरा। ये भी, हाँ, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी भी होमवर्क है। इसके बाद लेकिन इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है पहले मैं बता रहा हूं। ये मैं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, बैरियर टू एंट्री, फिर बेंच मार्किंग, फिर एक और है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ये सब मैं कराऊंगा आपको, बाकी सब समझ में आ जाएगा आपको, बाकी डिफिकल्ट नहीं है उतना। ये सब आप खुद से करेंगे बाकी, हाँ। और अगर डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। तो पेज नंबर 6.10, 6.11 एंड 6.12 होमवर्क है, खाली ये 3 पॉइंट को छोड़कर। और एक चीज है, एक और होमवर्क है 6.13, इसमें कंसोर्टियम मैं करा दूंगा, यहां से कंज्यूमर मार्केट से पूरा लास्ट तक, ये आपके लिए होमवर्क है 6.13। तो 4 पेज है, सुनो इजी है, पर करना जरूर, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा और आपने एक बार भी नहीं किया है तो आपसे वो बन नहीं पाएगा फिर। 6.10, 6.11, 6.12 एंड 6.13, ये पूरा का पूरा होमवर्क है आपके लिए यहां तक। बोलो कोई दिक्कत? No sir. No, sir. तो हमारी क्लास जो है ना, अब वो होगी कल सुबह 8:30, कल सुबह 8:30 क्लास है। उसके पहले लेकिन ये होमवर्क करके बैठना, मतलब करके आप क्लास में बैठना, और जो भी डाउट्स अराइज होंगे वो जरूर पूछना। अच्छा, और एक बात, 6.10 में एक ये टॉपिक था, आरओआई को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट्स, ये 3 है। इस डेफिनेशन के 3 पार्ट हैं, इसे खाली कर लें तो अच्छा रहेगा। देखना अभी, ROI is a measure of effectiveness and efficiency with which managers use the reasonable available resources available to them। यानी आप अपने रिसोर्सेज के मुकाबले कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, ये आरओआई कहलाता है। मतलब आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आपने उससे कितना कमाया। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी है यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखना, मैं मान लो कि आप लिख चुके हैं।
देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय नेट वर्थ। नेट वर्थ का डेफिनेशन मैं आपको करा चुका हूं, इनटू 100। ये कहलाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल वर्ड भी यूज किया है। उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय नेट वर्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेट। यही है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। सुनो, बैलेंस शीट में एक तरफ इक्विटी होता है, एक तरफ डेब्ट होता है, एक तरफ फिक्स्ड एसेट्स होता है और एक तरफ वर्किंग कैपिटल होता है, और बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाता है। अब इसको समझो, एक हम निकालते हैं सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं रिटर्न में, तब उसके लिए फॉर्मूला बड़ा आसान है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल टैक्सेस, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा टैक्स चुकाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही मिलता है, डिवाइड बाय नेट वर्थ, यानी उनका इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड क्या है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया नेट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी आप निकालते हैं रिटर्न ऑन ओनली इक्विटी पहला में, और सेकंड में निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों को लेते हैं आप। जब दोनों को लेंगे तो वैसे केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को टैक्स दिए बिना हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन उसमें जोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय नेट वर्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो आपको ओवरऑल ये इंटू 100 करने से आ जाएगा ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड पर क्या रिटर्न मिल रहा है। ये दो तरीके से जनरली हम ROI निकालते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऐसा बोलो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हम निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवरऑल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने कंपनी को फंड दिया है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेब्ट हो। ये बात समझ में आ रही है अभी डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. Typically used to evaluate divisions or subsidiaries, different companies and different industries have different ROIs। हर एक कंपनी या हर एक इंडस्ट्री का ROI अलग अलग हो सकता है, अलग अलग। तो मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो मैंने आपको भी कहा। और रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे आता है? यूजुअली द ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय असेट्स टू प्रोड्यूस द प्रॉफिट। ROA, रिटर्न ऑन असेट्स, ROA, तो सीधा सीधा हम लेते हैं उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्क होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है सिर्फ बिजनेस से कमाया गया पैसा, और नेट प्रॉफिट में अदर इनकम भी शामिल होता है, जो बिजनेस से नहीं कमाया गया वो भी शामिल होता है उसमें। समझ लो पहले डिफरेंस। नेट प्रॉफिट में केवल क्या शामिल होता है? नेट प्रॉफिट में सब कुछ शामिल होता है, चाहे वो बिजनेस से कमाए चाहे अदर सोर्सेज से। जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स में हम लेते हैं केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय, आगे लिखा है असेट यूज्ड टू प्रोड्यूस दैट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको बोलते हैं ROA। कितना बिजनेस से कमाया और बिजनेस में कितना पैसा लगा है, केवल बिजनेस में, अदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं, उसको बोलते हैं ROA। तो ये तीनों याद रखने वाला पॉइंट है, इसको लिख लो आप फॉर्मूला को, ताकि बाद में गलती ना करें। लिख लिया? Yes, sir. तो
काफ़ी सारे डेफिनेशंस आज हमने किए हैं, बहुत सारे। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो रिवीजन मारना है, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी रिवाइज करना है, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा। तो चलो मैं मान रहा हूँ कि एक हिस्सा आज कंप्लीट हो गया है, और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको करके आपको डाउट पूछना है नेक्स्ट क्लास में। और कल सुबह क्लास है 8:30 AM शार्प। ओके Yes, sir. Yes, sir.